Hello friends, myself Ravina Bishnoi and welcome on my YouTube channel Success Keys. Today we are discussing about Tughlaq dynasty of Kara-Una Turks from 1320 to 1414. अब स्टडी करते हैं कि ये Kara-Una Turks क्या होते हैं. We already covered स्लेव डायनेस्टी एंड खिलजी डायनेस्टी. अगर आपने अभी तक नहीं की है प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो. फर्स्टली उनको करें ताकि आपको कंटिन्यूटी में ये समझ में आएगी. ओके और अभी तक जो न्यू आए हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्टली सब्सक्राइब माई चैनल. और अगर ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन और थैंक्स आइकन टू. ओके तो स्टडी करते हैं Kara-Una टर्क्स. अब ये Kara-Una टर्क्स क्या होते हैं? तुगलक्स को Kara-Una टर्क्स भी बोला गया. इनके जो फादर थे गाजी मलिक वाज Kara-Una टर्क इन ओरिजिन. ये Kara-Una टर्क ओरिजिन से थे. अब Kara-Una टर्क्स क्या होते हैं? Kara-Una टर्क्स माना जाता है कि ये जो आते हैं ये मंगोलियंस थे जो अफ़गानिस्तान वाले रीजन के अंदर रह रहे थे. ये मंगोल के ओरिजिन से थे और ये जो अफ़गानिस्तान का रीजन है वहाँ पे रहने वाली ट्राइब्स को Kara-Una ट्राइब्स यहाँ पे बोला गया. ठीक है. अब ये वो लोग थे जैसे मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि कुछ मंगोल यहाँ पे दिल्ली के साइड में अफ़गानिस्तान वाले रीजन, सिंध वाले रीजन में आके रहने लग गए थे और ये खुद को न्यू मुसलमान बोलने लग गए या इन्होंने अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया था. तो ये वो लोग थे जिन्होंने हिंदू, ये माना जाता है कि फर्स्ट हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे जिन्होंने भारत पे राज किया था, दिल्ली की सल्तनत पे या दिल्ली की थ्रोन पे, गद्दी पे जो बैठे थे. ठीक है. तो इसलिए इन्हें बोला गया Kara-Una टर्क्स. कुछ यहाँ पे इनको बोलते हैं कि जो गाजी मलिक थे, अब इनका ओरिजिन जो माना जाता है बिल्कुल अननोन टाइप का है कि इनके फादर कौन थे. अब कुछ बोलते हैं Kara-Una टर्क्स की कोई ट्राइब के रहने वाले लोग थे. जैसे हमने पीछे पढ़ते हैं हम थोड़ा सा गाजी मलिक के बारे में तो आपको याद आएगा. वी ऑलरेडी स्टडीड इन खिलजी डायनेस्टी कि यहाँ पे नसरुद्दीन खुसरो खान जो यहाँ पे किल्ड मुबारक शाह, ये मुबारक शाह को किल करके और यहाँ पे बैठते हैं. बट यहाँ पे इनका पीरियड ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होता है. इनको ऑफिसर सारे इनके अगेंस्ट होते हैं. तो जिसमें से एक ऑफिसर होता है गाजी मलिक जो गवर्नर होता है दीपालपुर. अब दीपालपुर कहाँ पे? ये मुल्तान वाला सिंध वाला रीजन है, पंजाब, ये भी पाकिस्तान का. वहाँ के ये ऑफिसर गवर्नर होते हैं. ये खुसरो शाह को किल्ड करते हैं और दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं अंडर द टाइटल गियासुद्दीन तुगलक इन 1320. ये सिर्फ पहले हिंदू कन्वर्ट होते हैं जो दिल्ली की थ्रोन पे बैठते हैं. ओके और उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो डायनेस्टी जो चलती है अब खिलजी से आ जाती है तुगलक डायनेस्टी. तो अब इसको स्टडी करते हैं तुगलक डायनेस्टी को. द तुगलक डायनेस्टी का यहाँ पे रीजन जो बताया गया 1320 to 1414 और ये रीजन आप देख सकते हैं पूरा भारत, लगभग अखंड भारत इन्होंने पूरा कवर अप कर लिया है. बस जिसमें से ये उड़ीसा, थोड़ा बंगाल वाला जो रीजन है यहाँ पे ये नहीं कर पाए अपना रूल. बार बार आते हैं बट सेटबैक हो जाता है और यहाँ से इनको वापस जाना पड़ता है. बाकी आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु तक ये अपना पूरा एरिया कवर अप करते हैं. अब किसके टाइम का? ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का है जो एरिया है यहाँ पे एक्सपैंड किया हुआ. उसके बाद हम देखते हैं कि फिरोज़ खान के टाइम पे तो ये बिल्कुल ये नॉर्थ वाला जो रीजन है यहाँ तक ही रह जाते हैं. दिल्ली के नियर बाय वाला रीजन, गंगा यमुना दोआब वाला रीजन है, वही रह जाता है यहाँ पे. ओके तो ये आप रीजन इस टाइम पे ये कवर अप करते हैं. अब बात देखते हैं कि ये बहुत थोड़े से टाइम पीरियड का, ये जो मैप दिखाया बहुत अराउंड 20 ईयर्स का ये मैप दिखाया गया है. उसके बाद में तो ये पूरा ये जो 90 साल की डायनेस्टी चली है, इतने 90 साल तक यहाँ पे ये पूरा एरिया नहीं होता है. सिर्फ ये 21 साल तक का जो एरिया होता है वो ये यहाँ पे कवर अप करते हैं. बाद में ये यहाँ पे वीक होने लग जाता है एम्पायर और ये बस सिर्फ सिमट के नॉर्थ इंडिया तक ही रह जाता है. अब फर्स्ट आते हैं गियासुद्दीन तुगलक, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी एंड फर्स्ट सुल्तान, जिन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था गाजी का. अब कौन था गाजी? मोहम्मद गाजी, जो हमने पढ़ा था मोहम्मद गजनवी, जिसने पूरा कॉन्कर कर लिया था नॉर्थ ईस्ट को. तो ये इनके नाम पे इन्होंने अपने आप को गाजी का नाम दिया. ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन वर्क स्टार्ट किया था, नहरें कैनाल बनाई थी. यहाँ पे इन्होंने स्ट्रॉन्ग फोर्ट भी बनाया अपना तुगलकाबाद नियर दिल्ली के पास में. और अपने अब यहाँ पे ये जो फोर्ट है तुगलकाबाद,
इस पे भी काफ़ी कहानियाँ बनी हुई हैं कि ये तो इन्होंने ये फोर्ट बनाया ज़रूर, पर ये इसमें कभी रह नहीं पाए थे बिकॉज़ ऑफ यहाँ पे इनको निज़ामुद्दीन औलिया के श्राप लग गया था। ठीक है, ओके, ये अब आगे ये भी कहानी बताऊंगी कि इनकी निज़ामुद्दीन औलिया के साथ में क्या प्रॉब्लम थी। यहाँ पे अपने सन को डिस्पैच करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को वारंगल और काकात्या के ऊपर, जो इनकी पावर थोड़ी वीक हो गई थी, यहाँ पे रिवोल्ट हो रही थी, तो इनको क्रश करने के लिए अपने बेटे को भेजते हैं। अब तो वो पूरा साउथ इंडिया इनके लिए जीत के ले आते हैं। इनका ट्रबलसम रिलेशन था सूफी सेंट शेख मोहम्मद औलिया के साथ में। अब वो ट्रबलसम रिलेशन क्या था, वो ये था फ्रेंड्स कि यहाँ पे पहले माना जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक का एक ड्रीम था दिल्ली के पास में अपना एक किला बनाने का। तो इन्होंने पहले जो खिलजी रूलर थे उनको यहाँ पे रखी थी इच्छा कि आप यहाँ पे एक पहाड़ियों के बीच ये बना हुआ हो, तो उन्होंने ये इच्छा रखी थी कि आप इन पहाड़ियों के बीच में एक किला बनाइए। तो उन्होंने बोल दिया था, बोला कि उस टाइम के रूलर इनको बोलते हैं कि अगर बनाना है तो भैया तू खुद सुल्तान बन जाइयो और उसके बाद में अपना किला बना लियो। तो ये बाद में सुल्तान बनते हैं और यहाँ पे किले का निर्माण, बनते ही ये किले का निर्माण शुरू करते हैं। बट होता ऐसा है कि इसके बाद में इनको कुछ टाइम के बाद में ये स्टार्ट होता, किला एकदम से तो नहीं बन जाता, और इनका रूल दिखाया है सिर्फ 5 साल तक है। ये काफ़ी बुजुर्ग थे, 320 to 325 तक ही इनका रूल दिखाया, 5 साल। अब इन्होंने आते ही किला बनाना शुरू किया, उसके बाद में इनको एक्सपीडिशन पे जाना पड़ा बंगाल वाले रीजन में, और वहाँ से वापस ही आके अपने किले का मतलब के अंदर रहने का सुख एक दिन भी नहीं भोग पाते। वो कैसा, क्योंकि यहाँ पे सूफी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया, जब इनके ये किले का निर्माण चल रहा होता है, उसी टाइम पे निज़ामुद्दीन औलिया भी दिल्ली में एक बावड़ी बना रहे होते हैं लोगों के लिए। ठीक है, बावड़ी पानी या पे इरिगेशन वर्क के लिए ले लो या पानी पीने के लिए ये यूज़ किया जाता था, बावड़ी बना रहे होते हैं वहाँ पे। तो दोनों का क्लैश हो जाता है कि यहाँ पे अभी ऐसे पूरे दिल्ली में इतने सारे लोग, तो मिस्त्री या कोई काम करने वाले लोग इतने तो ज़्यादा होंगे नहीं कि भाई आधे को ये ले जाएं और आधे को। अब राजा ने पूरों को हुक्म किया, जितने भी सारे लोग हैं मेरे यहाँ पे किला बनाएंगे, मेरे लिए जल्दी से जल्दी किला बना के देंगे। निज़ामुद्दीन औलिया का भी था कि भाई चलो ठीक है, तुम दिन में राजा के यहाँ पे काम करना, रात को आके मेरे यहाँ पे बावड़ी बना देना, क्योंकि लोगों के लिए पानी भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन दोनों का यहाँ पे क्लैश हो जाता है कि वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं निज़ामुद्दीन औलिया से भी, क्या भैया तेरे को रात को थका के भेजेगा, सवेरे कहाँ से काम करेंगे। तो ये माना जाता है कि यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक ने यहाँ पे जो तेल की सप्लाई थी वो यहाँ पे बंद कर दी थी, निज़ामुद्दीन औलिया को देने के लिए तेल मना कर दिया था। अब तेल का किस चीज़ के लिए यूज़ आ गया, कहाँ तेल का यूज़ कर रहा है निज़ामुद्दीन औलिया, कोई पेट्रोल की गाड़ी में थोड़ी बैठ के जा रहा है। तो तेल का यूज़ यहाँ पे इसलिए था फ्रेंड्स कि तेल रात को दीपक जलाने के लिए। अब रात को अगर फोर्ट्स बनाई जाएंगी या कोई काम किया जाएगा तो वो दीपक या तेल के या लालटेन या ऐसा जला के उसके अंदर काम किया जाता था, दीपक जला के। तो जब तेल बंद है दीपक कहाँ से जलेंगे, तो तुगलक जी ने अपना पूरा दिमाग लगाया कि भैया तेल ही देना बंद कर दो, तो रात को कहाँ से दीपक जलाएंगे और कहाँ से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कहा जाता है कि सॉरी कि निज़ामुद्दीन औलिया ने ऑर्डर दिया वहाँ पे कि आप जो पानी बावड़ी का है, पानी उसमें से निकला हुआ उसी को ही दीपक में डालिए और जलाइए, वो जलेगा और अपना काम कभी नहीं रुकेगा। और रियलिटी मानी जाती है, कहा जाता है ये सच है, कितना सच है पर माना जाता है सूफी सेंस है, वह पावर काफ़ी मिस्टिक पावर होती है इनके अंदर। तो वो दीपक जलने लग गए थे, तो जिससे यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और उन्होंने बोल दिया था कि भैया मैं अभी, वो बाहर एक्सपीडिशन पे थे, कि मैं जब तक आऊँ तुम दिल्ली को छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। तो यहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया ने बोला था कि दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है मेरे भाई, तू तो अभी एक्सपीडिशन पे, दिल्ली कब आएगा, कब मेरे को निकाल लेगा, मैं तो ना निकलने वाला यहाँ से। और बाद में यही सच होता है कि वो वहाँ पे दिल्ली आने से पहले ही जो बॉर्डर्स होती हैं वहीं पे ही वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, वहीं पे उनको मार दिया जाता है। यहाँ पे सोची समझी साजिश से, आगे वो साजिश भी बताऊंगी कैसे मरते हैं। ठीक है, तो ये इनका काफ़ी ट्रबल चलती है निज़ामुद्दीन औलिया के साथ में। ये बाद में माना जाता है कि ये मर जाता है, यहाँ पे ही लिख दिया है नेक्स्ट लाइन पे कि वुडन स्ट्रक्चर के कोलैप्स होने के कारण इनकी डेथ हो जाती है। और कुछ स्कॉलर इब्न बतूता बताते हैं कि ये डेथ मतलब सोची समझी साजिश होती है। इनका बेस ही जो वुडन स्ट्रक्चर भाई ये वहाँ से जीत के आ रहे होते हैं,
इनकी जीत की खुशी में यहाँ पे इनका यहाँ पे वो रखा जाता है कि वेलकम रखा जाता है, दिल्ली से पहले कि आए हैं राजा है उनका वेलकम किया जाए। तो एक वुडन स्ट्रक्चर, एक पवेलियन बनाया जाता है जिन पे इनको खड़ा किया जाता है। कहते हैं उसका बेस ही अच्छा नहीं होता, वो खड़े क्या होते हैं उसके नीचे ही चले जाते हैं और वो वुडन स्ट्रक्चर में धंस जाते हैं और वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। अब ये जो वुडन स्ट्रक्चर इन्हीं के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये साजिश की जाती है और इनको यहाँ पे मरवा दिया जाता है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को बनना होता है राजा, ठीक है, सुल्तान बनना होता है, तो वो अपने पिता को ही मरवा देते हैं। ये जैसे लिखा गया है कि ये सारा जो किया गया था, साजिश की गई थी जौना खान जो बाद में बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, पहले इनका नाम होता है जौना खान। ही कंसिडर एज इल फेटेड। अब इनका राज थोड़ा ज़्यादा चलता है यहाँ पे, 325 to 51, 26 साल तक इनका राज्य रहता है। ही कंसिडर्ड एज अ इल फेटेड आइडियलिस्ट। इल फेटेड आइडियलिस्ट मतलब आदर्शवादी तो होते हैं, सो इनकी काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। पहला सुल्तान जो ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, बट इनकी किस्मत अच्छी नहीं होती, और या मान सकते हैं कि इनके जो निर्णय किए होते हैं उस टाइम पे, उस समय पे लागू नहीं होते। हाँ, वो कहीं भी और लागू किए जाते तो ज़रूर सक्सेसफुल होते, बट उस टाइम पे लागू नहीं किए जा सकते थे। ही कंसिडर्ड एज इल फेटेड आइडियलिस्ट, क्योंकि इनकी एम्बिशन, बहुत बड़े सपने तो बहुत बड़े थे, पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो किए वो लोगों के लिए काफ़ी ख़राब थे, आम जनता के लिए काफ़ी ख़राब थे, मुश्किल थे। ज़ियाउद्दीन बरानी कहते हैं कि इनके 5 एक्सपेरिमेंट थे, या कैंपेन कहा जाता है, जो बहुत ही ख़राब निकले जनता के लिए। ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। ये दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद जो साउथ के अंदर आता है महाराष्ट्र वाले रीजन में, वहाँ पे अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनका जो बेटा होता है पूरा साउथ इनके लिए जीत लाता है, तो अब वो सोचता है कि भैया पूरा अपने पास में है, अगर हमने नीचे की रिवोल्ट को दबाना है तो एक सेंटर में अपनी कैपिटल रखी जाए तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से संभाल पाएंगे। बट अब वो ये नहीं जानते थे कि भैया तुम यहाँ नीचे तो आ जाओगे, पर उधर से तुम्हारे जो बाप है मंगोल्स अगर आ गए तो वो दिल्ली तुम्हारे पास में नहीं रहने देंगे, तो तुम नीचे नीचे ही रह जाओगे, मतलब साउथ में ही रह जाओगे। तो ऊपर तुम्हारा मेन जो कोहिनूर का हीरा है दिल्ली, वो तो निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से। ये इन्होंने नहीं सोचा। और कुछ और भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी कि ये दौलताबाद के लिए बेटर एडमिनिस्ट्रेशन चाहते थे, पर इन्होंने यहाँ पे लोगों को ही बोल दिया भाई एडमिनिस्ट्रेशन तुम लेके जा रहे हो तो अपने राज कार्य के लोग ले जाओ और रॉयल फैमिलीज़ को ले जाओ। इन्होंने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि एंटायर पॉपुलेशन, पूरी की पूरी जनता जाएगी भैया, दिल्ली पूरी खाली कर दो और यहाँ पे पूरा का पूरा नया ही हम जगह बसाएंगे। भाई यहाँ पे कोई नहीं होगा तो कौन क्या आएगा, या इतना क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो अपना क्या करो कि पूरा का पूरे पॉपुलेशन का भी, यहाँ पे दिल्ली पूरी सेल्फ एस्टेब्लिश्ड पहले से थी, उसको वहाँ से जाके उधर करना, आम जनता को भी साथ में परेशान करना, नई कैपिटल में लेके जाना। अब ये कैपिटल भी कोई इतनी पास में नहीं है कि भैया 150 किलोमीटर पे, 1500 किलोमीटर पे। उस टाइम पे कोई हवाई जहाज नहीं चल रहे थे या कोई रेलवेज़ नहीं चल रही थी कि बसेज नहीं चल रही थी। उनको कहाँ पे लेके जाना है? पैदल, कोई ऊँटों पे बैठ के, कोई घोड़ों पे बैठ के, कोई हाथियों पे बैठ के जा रहे हैं। ये शिफ्टेड जो होती है इसको कम से कम 2 साल लग जाते हैं। कैपिटल शिफ्टेड बैक टू द दिल्ली वापस, बट हाँ कैपिटल वापस यहाँ पे वापस आना पड़ता है। कैपिटल को 2 साल ही वहीं पे रहती है, वापस आना पड़ता है क्योंकि दौलताबाद में वहाँ पे पानी की काफ़ी कमी हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। और ये जो डिस्टेंस होता है 1500 किलोमीटर, तो लोग यहाँ पे ये रिगरस जर्नी, गर्मियों में, तपतियों में, लुओं में चलना, राजस्थान वाले रेगिस्तान को पार करते हुए, तो ये जर्नी गर्मियों में लोगों को बहुत ही ज़्यादा थकान हाल करती है और बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं इस शिफ्टिंग में, ठीक है। तो 2-3 महीने में तो जाके पहुंचे, 2-3 महीने में जाके वापस आए, फिर वहाँ पे बेचारे सेटल हुए। क्या वहाँ पे काम करे ना करे वो उनको पता नहीं। उसके बाद में वापस बोल दिया कि चलो यहाँ पे फोर्ट को वापस, वहाँ पे सूखा अकाल पड़ गया और यहाँ पे ये वापस इनका, अभी इनको दौलताबाद क्या है, वहाँ पे किला बना बनाया मिला। क्या हुआ दौलताबाद का? इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक का आइडिया था कि जब उन्होंने एक्सपीडिशन किया था यहाँ पे दौलताबाद में, तो उनको पता था कि ये किला काफ़ी स्ट्रांग है जिससे किसी के अटैक से बचा जा सकता है, तो हम कैपिटल उधर शिफ्ट कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लेंगे, कोई हम पे यहाँ पे रिवोल्ट भी नहीं कर सकता और सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। बट अच्छा चलता रहा नहीं था, यहाँ पे सूखा पड़ गया, वापस इन्हें आना पड़ा। तो ये एक सेटबैक हो गया। दूसरा यहाँ पे सेटबैक आता है कि ये यहाँ पे मंगोल्स को अटैक करने के लिए ये चाहते थे कि ये खुरासान और इराक को यहाँ पे कैप्टिव यहाँ पे अपना राज्य बनाना चाहता थे। खुरासान और इराक, ये बेबीलोन वाला रीजन है और इराक वाला रीजन है, तो ये इस रीजन पे अपना
हक जमाना यहाँ पे अपने यहाँ पे जो अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपैंड करना चाह रहे थे खुरासान और इराक तक। इसीलिए इन्होंने ऑर्गेनाइज करी बहुत बड़ी आर्मी। बट हम देखते हैं कि जैसे जैसे अब जैसे पहले क्या हो रहा था कि खुरासान और इराक पे बार बार के मंगोल के अटैक होने के कारण, जैसे मैंने आपको बोल रही थी कि बार बार ये मंगोल के अटैक यहाँ पे हो रहे थे, जैसे इंडिया में हो रहे थे यहाँ पे भी हो रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक एम्पायर काफ़ी वीक हो चुका था यहाँ पे इराक और खुरासान वाले रीजन के अंदर। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ये चाहते थे कि भैया ये वीक हो गया तो मैं वहाँ पे जाके क्यों ना बैठ जाऊँ। इसीलिए इन्होंने पूरी अच्छी बड़ी आर्मी यहाँ पे एस्टेब्लिश करी। पहले तो आर्मी बनाई, उनको पैसे दिए, अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छी सैलरी दी, पूरी बड़ी आर्मी इन्होंने बना दी, ह्यूज आर्मी बना दी। कहते 1 लाख तक की इन्होंने आर्मी बनाई। बट बाद में इनको अपनी ये आर्मी ये प्लान ख़त्म करना पड़ा, अपनी आर्मी को डिसबैंड करना पड़ा, क्योंकि इनको पैसे देने पड़ते थे कैश के अंदर। तो इनको क्या करना पड़ा कि अभी ये इनको पैसे देते देते इतने टाइम पे वेट करते हुए कि वहाँ पे जाके जाएंगे बड़ी आर्मी बनाएंगे, वहाँ पे कंडीशन स्टेबल हो गई और यहाँ पे ये क्या करें, इनका इतना पैसे देते देते पूरी ट्रेजरी खाली हो गई। तो इनको यहाँ पे अपनी आर्मी को डिसबैंड करना पड़ा था। अब इनको फाइनेंशियल काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ गई, आर्मी को यहाँ पे चलाने के कारण काफ़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आई। जैसे पैसा ट्रेजरी खाली हुई, मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में दूसरा तुर्क का पत्ता डाला कि दैट इंक्रीज़ अ लैंड रेवेन्यू, कि मैं लैंड रेवेन्यू बढ़ा दूंगा। क्योंकि उनको पता था कि गंगा यमुना दोआब वाले रीजन में काफ़ी अच्छी खेती होती है, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा निकलता है। तो मैं आपकी बार क्या करता हूँ, लैंड रेवेन्यू को वहाँ पे टैक्सेस जो है लोगों पे बढ़ा देता हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने एक्सेसिव और अपने मन मर्जी के स्टेप लिए फार्मर्स के ऊपर और उनका जो है जो टैक्सेस है बढ़ा दिया। अब ये देखते हैं कि उस टाइम पे लोगों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा इस चीज़ का। एक तो टैक्स बढ़ा दिया राजा ने, ऊपर से सूखा पड़ गया, प्लेग पड़ गया। तो लोगों ने क्या करा, अपने खेतों को छोड़ के जंगलों में जाके रहना है। भैया करें क्या, ना तो इतनी मुश्किल से फसल उगा के लेके आ रहे हैं, ऊपर से हमें मिल कुछ नहीं रहा, हम तो वैसे के भूखे रहे हैं। तो इससे जंगलों में जाके रह लो, हम तो खेती ही नहीं कर रहे। तो लोगों ने अपना शिफ्ट कर लिया वहाँ से और जंगलों में। अब राजा बेचारा बनाया गया पीछे कि अब क्या करें, लोग ही भाग गए, कल्टीवेशन ही कोई नहीं कर रहा है, तो रेवेन्यू लेंगे किससे। तो ये एक इनका एक गलत एक्सपेरिमेंट था। आइडिया ऑफ टोकन करेंसी, ये तो बिल्कुल ही ख़राब निकला था इनका। इन्होंने एक टोकन करेंसी, अभी जैसे करेंसी जैसे चलते हैं कि पहले ऐसा था कि सोना अगर 1 kg का गोल्ड है, उससे अगर जो भी कॉइन्स निकलेंगे तो उनकी उतनी ही वैल्यू होगी जितना 1 kg गोल्ड की है, या उसमें जितनी वैल्यू है उसकी पैसे की। तो जो छोटे छोटे कॉइन्स अगर मान ले कि ये 100 रुपये का तो है और अगर उसमें से 100 सिक्के निकाले हुए हैं, तो एक सिक्के की वैल्यू 1 रुपये की तो होगी, ठीक है। बट टोकन करेंसी में ऐसा होता है, जैसे कि अभी हमारी जो चलती है पेपर करेंसी, क्या उसकी वैल्यू उतनी होती है क्या? 100 मतलब अगर बोलें कि गोल्ड से अगर कंपेयर करें तो क्या उसकी वैल्यू उसकी कुछ भी नहीं होती, कागज़ की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने भी ऐसा सोचा कि ऐसे टोकन करेंसी लाए जाए, क्योंकि उससे पहले एक्सपेरिमेंट हो चुके थे टोकन करेंसी पे। कबुलाई खान जो चाइना के अंदर युआन डायनेस्टी को राजा था, कबुलाई खान, जो चंगेज़ खान की ही, जो हम देखते हैं कि चंगेज़ खान के पिछले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि चंगेज़ खान की डिवीज़न हो गई थी अलग अलग 4-5। तो चाइना वाले रीजन पे जो डिवीज़न थी वो यहाँ पे कबुलाई खान के द्वारा युआन डायनेस्टी चलाई जा रही थी। तो वहाँ पे कबुलाई खान ने एक्सपेरिमेंट किया था टोकन करेंसी पर, उनका भी फेल रहा था। और इस पर इन्होंने भी सोचा कि भाई अपन भी कर लेते हैं टोकन करेंसी का ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, तो इनका भी फेल रहा था। इन्होंने क्या करा कि इशूड अ कॉपर कॉइन्स, उन्होंने कॉपर कॉइन्स को इशू करे जिनकी वैल्यू इन्होंने बता दी कि भाई इन कॉपर कॉइन्स की जो सिल्वर टंका कॉइन्स है उनके बराबर की वैल्यू है। पर लोग इनको एक्सचेंज नहीं करते भाई, क्या उन सिल्वर को लेके अपना गोल्ड कौन देगा, कोई भी दे नहीं रहा था। यहाँ पे ट्रेजरी, यहाँ पे टोकन करेंसी को यहाँ पे फौज लोगों ने घर पे, राजा ने जब टैक्स बढ़ा दिया इतना इतना, तो लोगों ने घरों पे ही इतने सारे ये टोकन करेंसी बना ली और राजा को ही दे दिया, लो भैया तुम। अब ये जो कॉपर कॉइन्स को बनाना कौन सा कोई महंगा था, उसको बजा के राजा को ही वो दे दिया। राजा के पास में पहाड़ लग गए यहाँ पे रेवेन्यू, अब राजा क्या करेगा उनका कॉपर का। तो ये बिल्कुल वो हो गया था। और सिल्वर और गोल्ड कौन देना चाहेगा कॉपर के अलावा, मतलब उनका एक्सचेंज बिल्कुल बंद हो गया था। और जो मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि उनके बदले में लोग
सामान ले आते थे और राजा को ही लास्ट में इसको रिपील करके सारे के सारा सिल्वर गोल्ड ट्रेजरी को अपनी खाली करनी पड़ी। इनको सारा का सारा ये वापस में लेना पड़ा, क्योंकि ये सारे जितने भी अभी कुपर कॉइन्स चल रहे थे इनको वापस लेना पड़ा, क्योंकि इनके कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉर्जरी हो रही थी इनकी। इनको वापस लेके अपने सिल्वर गोल्ड दे के इनको वापस लेना पड़ा, तो पूरी ट्रेजरी खाली हो गई थी। एक इनका एक्सपीडिशन था कराची एक्सपीडिशन, जो ये कुमाऊं हिल्स पे कांगड़ा हिमाचल प्रदेश वाले रीजन पे इन्होंने अटैक किया था, तो काफ़ी सेटबैक होता है। ये इन्होंने ये हिमाचल क्यों गए थे, इनका रीज़न ये था कि हिमाचल को यहाँ से इस एक्सपीडिशन करते हुए हिमाचल को जीतते जीते ये चाइना तक पहुँचना चाहते थे कि भैया चाइना को भी मैं अपना एक्सपैंड कर लूँ। इधर तो जाना चाह रहे थे ये इराक वाले रीजन में और इधर जाना चाह रहे थे चाइना वाले रीजन में, मतलब ये विश्व विजेता बनना चाहते थे, बट ऐसा हो नहीं पाया कुछ। यहाँ से काफ़ी सेटबैक हुए, जो आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा हकलान हो गई थी और ये वापस उनको आना पड़ा। ही वॉज द ओनली दिल्ली सुल्तान हु रिसीव्ड कम्प्रहेंसिव लिटरली, इनके पास में ये खुद काफ़ी रिलीजियस फिलोसफिकल एजुकेशन थी, काफ़ी पढ़े लिखे थे, उनको अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस भी आते थे, खुद एक्सपर्ट थे फिलोसफी में, एस्ट्रोनॉमी में, लॉजिक में, मैथमेटिक्स में, और कैली राइटिंग भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ इनके अंदर अच्छी थी, पर इनके जो निर्णय लिए गए, इनके कारण जो निर्णय इन्होंने लिए उस टाइम पे, पहले तक इनका सारा बढ़िया था। अपने पापा के टाइम पे ये बिल्कुल अच्छे बेटे थे, पूरा साउथ जीत के ला रहे थे, अच्छे यहाँ पे वॉरियर यहाँ पे साबित हुए, खुद ये अच्छे खासे इनके पास में स्किल्स थी। बट जब ही ये गद्दी पे बैठते हैं और जो निर्णय लेते हैं वो बिल्कुल भी इनके पक्ष में नहीं होते, ये बिल्कुल इनके बेकार निकलते हैं, इनकी यहाँ पे किस्मत बहुत ख़राब रहती है। ही वॉज टॉलरेंट इन रिलीजियस मैटर, ये रिलीजियस मैटर में भी काफ़ी टॉलरेंट थे। इनके अच्छे खासे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे इजिप्ट के साथ में, चाइना के साथ में, ईरान के साथ में। अब देखो यहाँ पे इनके रिलीजियस मैटर में यहाँ पे टॉलरेंट होना, मतलब कि उस टाइम पे हिंदुइज़्म जो चल रहा था उसको भी यहाँ पे बढ़ावा देना। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि माना जाता है कि ये, जैसे कुछ कहानियों में कहा जाता है कि ये यहाँ पे जो खोखर ट्राइब है उनकी माता खोखर ट्राइब से थी, तो वो उनको भी मतलब जो हिंदुइज़्म से आगे रिलेट करते, तो इसलिए ये सभी को यहाँ पे बढ़ावा देते थे, जिसके कारण जो नोबल्स थे इनसे काफ़ी नाखुश थे कि वो नहीं चाहते थे इनको यहाँ पे रखना। इनके रीन के अंदर जो ट्रैवलर आता है इब्न बतूता, जो अपना सफ़रनामा रहला जो किताब लिखता है घर पे जाके, तो उसने इंडिया के बारे में लिखा हुआ है कि ये इंडिया में आया था और यहाँ पे इसने 6 साल काजी का जो फॉर 8 ईयर्स तक इन्होंने काजी रहा था। काजी मतलब जुडिशरी की पोजीशन होती थी, जुडिशरी की पोजीशन इनको यहाँ पे दे दी गई थी दिल्ली के अंदर, तो उसके बारे में भी लिखा है। इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे दीवान अमीर कोही का नाम दिया गया। इन्होंने एक यहाँ पे स्कीम रखी थी टक्कवी लोन्स, जो कल्टीवेशन मतलब खेती करने के लिए कि भाई अपने आप को सीड परचेज करने हैं या कल्टीवेशन को बढ़ाना है, तो उनको लोन दिए जाते थे, जो अभी दिए जाते हैं ना, ठीक है, फार्मर जो क्रॉप लोन जो होता है वो जो दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दिए जाते थे। बट इसके कारण भी आप देखेंगे ये जो लोन दिए जाते हैं, मतलब राजा ने पैसा दे दिया, वापस कब देंगे कि ना देंगे, वो आते नहीं थे पैसे, और वो राजा की ट्रेजरी यहाँ पे खाली होगी। राजा की ट्रेजरी खाली होना कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन वीक होना, उसकी जो फोर्सेस होना वो वीक होना, सब कुछ यहाँ पे वीक होना शुरू हो गया था, जो एम्पायर था। अ मॉडल फार्म, एक इन्होंने मॉडल फार्म भी बनाया जो एक्सटेंड था 64 स्क्वायर किलोमीटर में, जिसमें इन्होंने पैसे लगा दिए थे 70 लाख टंकास, ठीक है। एक मॉडल फार्म, यहाँ पे पूरा हॉर्टिकल्चर की टेक्निक से ये फॉर्म बनाया गया था कि यहाँ से आप देखिए और फिर जो है आम जनता भी उसे अपने फील्ड्स में लागू करे, तो ये इन्होंने एक मॉडल फार्म बनाया था। यही एक्सपेरिमेंट आगे फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था। इन्होंने अपना फोर्ट बनाया आदिलाबाद, जिसे सिटी ऑफ जहां बना। अभी आप देखते हैं कि ये अलग अलग जो भी सल्तनत के रूलर्स आएंगे वो अलग अलग अपनी सिटीज़ बनाएंगे, ठीक है, फोर्ट बनाएंगे, सिटीज़ बनाएंगे। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट बनाया, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बना दिया, जहांपना मोहम्मद बिन तुगलक ने बना दिया, फिरोज़ाबाद फिरोज शाह तुगलक बनाएगा, फिर पुराना किला शेरशाह सूरी बनाएगा, शाहजहांबाद शेरशाह बनाएगा, और नई दिल्ली बना देंगे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये इन्हीं 7 सिटीज़ को मिला के बनती है अभी की दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिटी ऑफ जहांपना बनाते हैं। इनके लास्ट डेज में पूरा जो साउथ इंडिया है वो पूरा इंडिपेंडेंट हो जाता है,
क्योंकि ये तो अपने इधर शिफ्टिंग में लगे होते हैं, टोकन करेंसी देने लगे हैं, एक्सपीडिशन कराचिल का करने लगे होते हैं, इधर यहाँ पे ये इराक में पहुँच गए होते हैं। तो ये इनके कारण पूरा जो साउथ इंडिया होता है वहाँ पे से इनकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। विजयनगर एक नया किंगडम उभर के आता है हरियर बुक्का के कंट्रोल के अंदर 1336 में, उनको भी आगे पढ़ेंगे। बहमनी किंगडम आ जाता है डेक्कन में, हसन गंगू जो होते हैं यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश करते हैं 1347 में। और सल्तनत ऑफ मदुरई, मदुरई के अंदर हसन शाह के अंदर ये मदुरई की सल्तनत आती है। हसन शाह पहले इन्हीं का एक गवर्नर होता है, बाद में ये अपना इंडिपेंडेंट हो जाता है और सल्तनत ऑफ मदुरई बनाता है। अलॉन्ग विद द साउदर्न स्टेट, जो औध के, मुल्तान के, सिंध के, वो भी रिवोल्ट कर जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के ख़िलाफ़। तो गुजरात में तगी ने रिवोल्ट को रोज़ किया होता है। तो सुल्तान के अगान से, जिसके वहाँ पे देखते हैं कि 3 साल तक यहाँ पे ये गुजरात के अंदर एक्सपीडिशन या रिवोल्ट जो चलता रहता है। गुजरात के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाती है। इसके बाद में ये रिवोल्ट्स में जाके या उनको लीड करके, और 1351 में उनकी डेथ हो जाती है। तो बदाऊनी के द्वारा कहा जाता है कि ये सुल्तान भी यहाँ पे फ्री हुआ पीपल से, और पीपल फ्री हुए सुल्तान से। ठीक है, ये कहा जाता है क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे इनसे। अकॉर्डिंग टू द बरानी, मोहम्मद बिन तुगलक वाज द मिक्सचर ऑफ अपोजिट। सारे मतलब इनके बारे में अलग अलग लिखे है, बदाऊनी ने ये लिखा है, बरानी ने ये लिखा। His reign marked as a beginning of process of its decline. इनके process of मतलब पूरी डायनेस्टी का डिक्लाइन यहाँ से शुरू हो गया था जब से ये गद्दी पे बैठे थे। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक। 1351 to 1388 इनका रूल थोड़ा ज़्यादा रहता है, काफ़ी लंबा रहता है। इनकी यूनिक डिस्टिंक्शन ये थी कि ये नोबल्स द्वारा चुने गए सुल्तान थे। मतलब ये कभी नहीं चाहते थे, ये इनके चचेरे भाई थे मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद में उनके बेटे को बिठाया जाता है थोड़े टाइम के लिए। छोटे होते उनके बेटा 7-8 साल के बच्चे को बिठा दिया जाता है। फिर नोबल्स को नहीं चाहते तो नोबल्स यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक को बोलते हैं कि आप, फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल रिलीजियस वाले होते हैं, वो बोले भैया मुझे तो हज पे जाना है, कहाँ मुझे यहाँ पे राजगद्दी पे बिठा रहे हैं आप। नोबल बोलता है नहीं साहब, आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप चलिए, आप बैठिए, गद्दी आपके लिए ही है। वो उनको बिठा देते हैं। तो जब नोबल्स ने उन्हें बिठाया जाता है तो बाद में वो पूरी पॉलिसी उनकी देखेंगे कि वो नोबल्स को खुश करने में लगाते हैं, उनको खुश रखते हैं, आर्मी को पूरा खुश रखते हैं, जो भी रिलीजियस सेक्टर के लोग हैं उनको पूरा खुश रखते हैं। ये अपॉइंट करते हैं खाने जहान मकबल। मकबल जो होता है ये तेलुगु ब्राह्मण से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए होते हैं, और इनको ये खाने जहान बना देते हैं क्योंकि बोला जाता है कि ये जब एक्सपीडिशन पे जाता है तो वही पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे होते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी, इनको राय भी बहुत अच्छी देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इनका स्ट्रॉन्ग होता है, इनकी ये पॉलिसीज़ बहुत अच्छी बनाता है। तो वो इनको खाने जहान की उपाधि देते हैं मकबल को, और उनको वज़ीर बना देते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। वज़ीर सुल्तान की हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेशन में और सुल्तान की प्रेस्टीज को मेंटेन रखता है। आफ्टर हिज असेशन फिरोज़ हैड टू फेस प्रॉब्लम। अब आप जैसे ही गद्दी पे बैठते हैं, फिरोज़ के सामने क्या प्रॉब्लम होती है? एक तो पूरी दिल्ली सल्तनत जो होती है वो हिल रही होती है, कहीं कहीं पे रिवोल्ट हो रही है, कुछ इंडिपेंडेंट भी हो गए होते हैं। अब सुल्तान क्या कहता है कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं लेना साउथ से, अपन तो यहाँ पे जो दिल्ली वाला दुआ वाला रीजन है इसी को कंट्रोल करके रख लो, बजाय कि उनको नीचे रिवोल्ट करके और अपनी आर्मी को जो डिसइंटीग्रेट करो या उनको लोवर्ड करो, उनको खर्चा उनके ऊपर लगाओ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, अपन तो इसी एरिया को कंट्रोल करके रख लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये 2 अनसक्सेसफुल कैंपेन करते हैं बंगाल के अंदर। बाद में हम देखते हैं कि विच वाज रिजल्ट बिकेम फ्री फ्रॉम कंट्रोल। फिर बाद में बंगाल भी यहाँ पे इनसे अलग हो जाता है, ये भी इंडिपेंडेंट हो जाता है। यहाँ पे फिरोज शाह एक एक्सपीडिशन करते हैं अगेंस्ट द जजनगर, मतलब जो मॉडर्न ओडिशा वाला होता है। अब यहाँ पे ये कुछ एम्पायर को तो नहीं कैप्चर करते हैं, बट यहाँ पे ये यहाँ से बूटी, पूरा सोना जवाहरात लेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो ये टेम्पल होते हैं पूरी जगन्नाथ टेम्पल, क्योंकि यहाँ पे बंगाल से हार चुके हैं तो ये सोचा कि रास्ते में जाते जाते कुछ तो सही यहाँ से बंगाल वाले रीजन से आते, पूरी उड़ीसा वाले पास में पड़ गया। ये जाते जाते बोले कि चलो ठीक है, जाते जाते कुछ तो ले चलो यार, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही खाली हाथ आए। पूरी जगन्नाथपुरी टेम्पल को पूरा यहाँ पे पूरा डिवास्टेटेड कर देते हैं। मार्च अगेंस्ट द नगर कोट एंड मेड हिज रूलर पे हिम ट्रिब्यूट्स। अब यहाँ पे ये खुद तो मार्च कर देता है नगर कोट वाले रीजन के अंदर। ये जो अभी पंजाब वाला जो रीजन है, पाकिस्तान वाला रीजन, वहाँ चले जाते हैं और यहाँ के रूलर को बोल जाते हैं कि आप हमें ट्रिब्यूट्स देंगे। ड्यूरिंग हिज कैंपेन
सुल्तान कलेक्टेड करता है अपने कैंपेन में यहाँ पे 1300 संस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स यहाँ पे ज्वालामुखी टेम्पल से ले जाता है, जिनको बाद में पर्शियन में ट्रांसलेट कराया जाता है अजरुद्दीन खान दलाइल ए फिरोज शाह के नाम से। फिरोज शाह का अगला मार्च जो होता है वो होता है थट्टा सिंध रीजन के अंदर और क्रश करता है, यहाँ पे रिबेलियन चल रही होती है, यहाँ पे इनको क्रश करता है। ये उलेमास की एडवाइस को पूरा मानता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये एज़ पर द इस्लामिक लॉ, ये टैक्सेस को इस्लामिक लॉ के मतलब रूल के हिसाब से ही सारे टैक्स लगाता है। ये जजिया यहाँ पे स्ट्रिक्टली इम्पोज किया जाता है नॉन मुस्लिम। पहले जो होता है कि मतलब ये परमानेंट नहीं होता, जजिया कभी लगाया जाता है कभी हटा दिया जाता है, बट इनके टाइम पे जजिया को स्ट्रिक्टली इम्पोज किया जाता है कि ये एक टाइप का प्रिवेंशन टैक्स हो गया कि भैया अगर आपको बचे रखना है कि आपके घरों को रेड ना करा जाए, या अगर मुस्लिम रूल के अंदर अगर आपको बचना है, प्रिवेंट करना है खुद को, तो आप क्या करें कि जजिया दें, ठीक है, ये टैक्स दें आपको, तो फिर कोई नहीं आपको हाथ लगाएगा, ये नॉन मुस्लिम है। और अगर आपको जजिया नहीं देना है तो आप मुसलमान बन जाइए, तो आपको जजिया देना नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसे इसीलिए स्ट्रिक्टली इम्पोज किया जाता था। ही ट्रीटेड हिंदूज एज अ सेकेंड ग्रेड सिटीजन कहा जाता था, और इन्होंने हार्श एट्रीब्यूट रखा था इनके खिलाफ। यहाँ पे ब्राह्मण को भी यहाँ पे पब्लिकली यहाँ पे मार दिया जाता था अगर क्वेश्चन करते थे वो कुरान को। पहली बार ऐसा रूलर माना जाता है कि जिन्होंने ब्राह्मण्स पे भी जजिया लगाया था। पहले जो रूलर्स आए थे उन्होंने ब्राह्मण्स पे जजिया नहीं लगाया था, पर इन्होंने ब्राह्मण्स पे भी जजिया लगाया था। इन रिस्पेक्ट ही वाज, यहाँ पे माना जाता है कि सिकंदर लोदी और औरंगजेब बाद में इन्हीं की पॉलिसीज़ को अपनाते हैं। इन्होंने पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अलग अलग 28 आइटम्स पे जो टैक्स लगाया था, इनको ख़त्म करके इन्होंने क्या करा कि जो टैक्सेस थी उनको मतलब कम कर दिया, और बट उनकी क्वांटिटी बढ़ा दी। देखती हूँ अब आगे आपको बताऊँगी कि कौन कौन से टैक्स इन्होंने लगाए थे। लगभग ये इन्होंने 3-4 प्रकार के टैक्सेस लगाए थे, जैसे कि जजिया इन्होंने लगा दिया, खम्स लगाएंगे आगे बताती हूँ आपको मैं। इन्होंने आल्सो प्रोहिबिटेड द मुस्लिम रूलर, इन्होंने मुस्लिम वीमेन को जो यहाँ पे दरगाह पे जाने के लिए, ये मतलब नॉट अ दरगाह, सूफ़ी सेंट्स के दरगाह पे जाने के लिए इनको मना कर दिया था कि ये सूफ़ीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, क्योंकि ये जो आता है ये सुन्नी मुस्लिम आता है, और ये सूफ़ी एक अलग सेक्ट हो गया और एक अलग हो गया सुन्नी। तो ये अलग, इनसे नाखुश थे सारे सूफ़ीज़ भी सुन्नी भी, ये क्योंकि ये सुन्नी थे। शियाज़ इनसे नाखुश थे और सूफीज़ इनसे नाखुश थे। शियाज़ ही देखते हैं कि आगे जाके डायनेस्टी बनाते हैं सैयद डायनेस्टी, और ये आते हैं सुन्नी सेक्ट से। तो ये बिल्कुल सूफीज़ को नापसंद करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो डांस करते हैं, ये डांस फॉर्म, ये मुसलमान में कुरान के ख़िलाफ़ ये है, गलत है। तो ये अलग अलग इनका मानना था। ये खुद को रिगार्ड करते हैं कि कैलिफ ऑफ इजिप्ट है ये, और अब माना कि उन्होंने स्टाइल डिम्टेज है, उनको अपने आप को उनके डिप्टी की तरह इन्होंने उपाधि दी। उन्होंने बोला कि उन्होंने उन्हें ऑनर भी किया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कैलिफ जो थे इजिप्ट के ऊपर रूल कर रहे थे, जो कैलिफा यहाँ पे कैलिफेट अब्बासिड डायनेस्टी चल रही थी, उनसे ये अपने आप को, जो कहते हैं कि वहाँ के जो मेन मुसलमान हैं, उनसे अपने आप को यहाँ पे ऑथेंटिकेट करते थे कि भैया हम उनके द्वारा रखे गए यहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो मतलब कि फिर मुसलमान में इनका जो है पूरे समाज में इनका वो थोड़ा रुतबा बढ़ जाता है। ही नॉट ओनली रिवाइड इक्तादारी, अब इन्होंने ये पहले रूलर थे, बाद में इन्होंने कि इक्तादारी सिस्टम जो बीच में ख़त्म हो गया था उसको दोबारा से इन्होंने रिवाइव किया और उसको हेरिडिटरी बना दिया कि जिसको इक्ता उस रीजन का मिला उसके बेटे को भी वही इक्ता मिलेगा, चाहे वो उतना इन्फ्लुएंशियल हो या ना हो, उसमें कुछ उतने गुण हो या ना हो, पर वो बन जाएगा इक्तादार। सोल्जर्स को यहाँ पे लैंड असाइनमेंट दी जाती थी, एंड उनको उनकी रिक्रूटमेंट को भी हेरिडिटरी बना दिया। उनका बेटा भले सोल्जर की कैपेबिलिटी ना रखता हो, उसको भले तलवार चवाची ना चलानी आती हो, बट वो बन जाएगा सोल्जर ही, उसको पैसे मिलेंगे ज़रूर। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान जो यहाँ पे इरिगेशन टैक्स लगाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कैनल्स बनाई हुई थी। कैनल तब बनाएंगे जब लोगों से टैक्स आएगा, तो उन्होंने इरिगेशन टैक्स लगा दिया और एक अलग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स यहाँ पे बना दिया। इन्होंने जो कैनाल बनाई थी वो बनाई थी सिरसा से हांसी के बीच में, सतलुज रिवर का उद्गम से लेके ये हांसी तक बीच में, वहाँ पे भी कैनाल बना दी। ये लॉन्गेस्ट कैनाल थी 200 किलोमीटर की, और यमुना से लेके हिसार तक, मतलब ये पूरा हरियाणा वाला रीजन ही कवर करता है। यहाँ पे ये बड़ी बड़ी इन्होंने कैनाल्स बनाई थी। उनके रीन के अंदर देखते हैं कि इन्होंने 1200 फ्रूट गार्डन्स भी बनाए थे दिल्ली के अराउंड, और वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू है। इन्होंने जो टैक्स लगाए थे, खैराज टैक्स लगाते थे 10% ऑफ प्रोड्यूस के ऊपर। खैराज जकात टैक्स लगाया जाता था मुस्लिम्स के ऊपर, जो उनके ऊपर ये प्रॉपर्टी टैक्स टाइप का था कि हमें भैया यहाँ पे सोशल वर्क करना है, लोगों की भलाई करनी है, तो जकात आप पे लगाया जाएगा। खम्स लगाया जाता था स्पॉइल्स ऑफ वार, अगर कहीं लूट पाट करके आए हैं तो उसका 20% आपको राजा को देना पड़ेगा।
थम्स टैक्स लगाया जाता था। इन्होंने नए कॉइन्स भी 2 लागू किए थे, दैट इज़ अधा एंड बिश। जो अधा जो होता था ये 50% ऑफ जीतल है, यहाँ पे ये 23% ऑफ जीतल है। 2 नए कॉइन्स बनाए थे। इन्होंने डेवलप करी थी रॉयल फैक्ट्रीज, जिनको कारखाना कहा जाता था। यहाँ पे स्लेव्स काम करते थे, तो इनके लिए स्लेव्स के लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, दीवाने बंदगा। बाद में देखते हैं कि यही जो स्लेव्स हैं इनके खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं, और इन स्लेव्स को इंचार्ज होता था एक ऑफिसर वकील दर। बाद में देखते हैं कि इनके टाइम में सोल्जर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और क्योंकि ये आसपास के डिफीटेड बाय कैप्चरिंग द डिफीटेड सोल्जर एंड यंग पर्सनस को ये यहाँ पे ले आते थे, और यहाँ पे रखा जाता था इनको दीवाने बंदगान के अंदर, और बाद में यही बाद में स्लेव कर देते हैं राजा के खिलाफ। इन्होंने 300 नए टाउन्स बनाए थे। इनको कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 300 नए टाउन्स बनाए थे, 20 महल बनाए थे, 40 मस्जिद बनाई थी, 5 मकबरे बनाए थे, बहुत सारे मदरसे भी बनाए थे इन्होंने। तो ये इनके काफ़ी सारी उपाधियाँ यहाँ पे दी जाती हैं इनको। फेमस अमंग देम इज़ फिरोज़ाबाद नियर रेड फोर्ट इन दिल्ली। ये इनका एक टाउन होता है, फिरोज़ाबाद का शहर यहाँ पे बसाते हैं। नाव इसे फिरोज शाह कोटला हिसार या जौनपुर के नाम से कंसिडर्ड है ये शिराज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे ये डिफरेंट जो नगर है इनके द्वारा बसाए गए। अब ये जौनपुर को यहाँ पे इन्होंने कह दिया शिराज ऑफ द ईस्ट, मतलब ये ईरान की एक सिटी है शिराज, उसके नाम पे इसका नाम रख दिया कि ये शिराज ऑफ द ईस्ट है जौनपुर। मतलब इतना बढ़िया से उसको बनाया गया है। यहाँ पे ये इनकी टॉम्ब आती है फिरोज शाह तुगलक की हौस खास के पास में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओल्ड मॉन्यूमेंट्स जैसे कि इन्होंने भी बनाए और जो पुराने ख़राब हो रहे थे उनको भी इन्होंने ठीक कराया। जामा मस्जिद और कुतुब मीनार को, कुतुब मीनार की जो बिजली गिरने से जो 4th स्टोरी जो ख़राब हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे 2 छोटे स्मॉल स्टोरीज़ बनाई थी, उनको रिपेयर किया था यहाँ पे। अशोकन पिलर जो टोपरा और मेरठ के अंदर है, ठीक है, उनको यहाँ पे ये उठा के लेके आए थे दिल्ली में। इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने खैरात, मतलब चैरिटी का डिपार्टमेंट था, जहाँ पे ये ऑर्फन्स की टेक केयर करते थे, वीडोज़ की शादी करवाते थे। फ्री हॉस्पिटल इन्होंने दारुल शफा ओपन करे थे। पुअर मुस्लिम्स जो गर्ल्स होती थी उनकी मैरिज ब्यूरो बनाया था इन्होंने, वहाँ पे मैरिजेस करवाते थे। इन्होंने पेट्रोनाइज़ किया था स्कॉलर्स लाइक बरानी, और जिन्होंने लिखी तारीख़ फ़िरोज़ शाही, फुतवा ए जहांदरी। इन्होंने ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी जो को भी पैट्रन किया, जिन्होंने लिखी फतूतुश सुल्तान। ये इन्होंने खुद ने ही लिखी अपने फितोते फ़िरोज़ शाही, ठीक है। जब फ़िरोज़ शाह तुगलक डाइड हुए थे 1388 के अंदर, तो स्ट्रगल हो गई थी पावर के लिए बिटवीन द सुल्तान और नॉबल्स के बीच में, और यहाँ पे हिज सक्सेसर हैड टू फेस अ रिबेलियन, और यहाँ पे उनके जो सक्सेसर थे उनको रिबेलियन का फेस करना पड़ता जो स्लेव्स के द्वारा की गई थी। अब आते हैं मोहम्मद खान, उसके बाद में ये भी बहुत थोड़े से टाइम तक रहता है। फिर आते हैं गियासुद्दीन तुगलक शाह 2, फिर आते हैं अबू बकर, फिर आते हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इनके टाइम तक आप देखते हैं कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम के पीरियड के में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ पे इनकी पावर है, ये बिल्कुल ही कम हो चुकी थी, और यहाँ पे इनका जो एक्सटेंड रह गया था, सिर्फ ये दोआब वाला नॉर्थ इंडिया वाला एक्सटेंड रह गया था। तो इस टाइम तक आता था कि यहाँ पे इन्होंने जो भी पहले ऐसे सुल्तान माने जाते हैं जिन्होंने इतनी डिसइंटीग्रेशन देखी थी कि इनके टाइम में इतने सारी जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी वो अलग हो रही हैं, लोग अपने अलग इंडिपेंडेंट रूलर बन रहे हैं, पर इन्होंने बोला कि ठीक है बन जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई दिक्कत है, अपन तो दिल्ली तक ही रह लें, वही बढ़िया, अपने को यहाँ से अच्छा काम चल रहा है। तो इन्होंने किसी को भी यहाँ पे अगर नहीं हो दोबारा उसके ऊपर एक्सपीडिशन नहीं भेजा, कुछ ऐसा नहीं किया इन्होंने, क्योंकि खुद ही इनको पता था कि वीक है भैया, एम्पायर बहुत वीक है। इसके बाद में आता है नसरुद्दीन मोहम्मद, इनकी तो बुरी बैंड बजा दी थी किसने, तैमूर लंग ने। फॉलोइंग ईयर्स में हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत काफ़ी डिसइंटीग्रेट और होती है, मालवा और गुजरात वाला रीजन भी इनके हाथ से निकल जाता है। तैमूर आते हैं, इनके जो सेंट्रल एशिया के हेड होते हैं चगताई तुर्क्स के, तो सेंट्रल एशिया पे रूल करते हैं चगताई तुर्क, जिनके आते हैं तैमूर। इनका वास्ट किंगडम होता है लोअर वोल्गा से लेके इंडस। अब लोअर वोल्गा वाले ये कजाकिस्तान वाला जो रीजन है वहाँ से लेके पूरा इंडस तक लेके, उसके साथ में ये मॉडर्न डे की टर्की, ईरान और ओशियाना रिवर से के साइड वाला रीजन भी, लेफ्ट वाला अफ़गानिस्तान कुछ पार्ट, पंजाब का कुछ पार्ट, और हु हैड ऑलरेडी कॉन्क्वर्ड मेसोपोटामिया और अफ़गानिस्तान वाले रीजन को कॉन्क्वर्ड करता है। अभी इतना सारे वास्ट एम्पायर, ठीक है, कि यहाँ पे किंग आते हैं रेड करने के लिए इंडिया के अंदर। तो इंडिया की तो वैसे ही कंडीशन ख़राब थी, क्योंकि इनको पता चल गया था कि भैया इंडिया ये आते ही इस वजह से कि इनके यहाँ पे जो
उनको खबर मिलती है कि भैया इंडिया के अंदर हालत बहुत खस्ता चल रही है, अभी 10 साल के अंदर बिल्कुल कोई रूलर ढंग का वहाँ पे बैठा नहीं है, आप चलिए साहब और वहाँ पे रेड कीजिए, बहुत अच्छे हीरे जवाहरात आपको मिलेंगे और आपकी पूरा सब कुछ बढ़िया, सब कुछ यहाँ पे आपको कोई कमी नहीं रहेगी। वहाँ पे चलिए, सोने की चिड़िया है, उठा के ले आइए। तैमूर आते हैं इसी से ही, और तैमूर एंटर्ड करते हैं दिल्ली के अंदर, तो उनको कोई अपोजिशन करने वाला ही नहीं होता भैया, कोई इतनी बार कोई आर्मी ही नहीं आती, बड़ी कोई फौज ही नहीं आती जो इनको अपोज कर सके। थोड़े बहुत चुटपुट यहाँ पे सैनिक आते हैं जो इनको अपोज करते हैं। उनको ये क्या समझने वाले थे, तो ये यहाँ पे आते हैं और पूरी दिल्ली को लूट लेते हैं। सैक्ड फॉर 3 डेज, 3 दिनों तक इनको खुला होता है कि आराम से तुम दिल्ली को लूटो, जलाओ, किल करो। तो यहाँ पे ये आते हैं, सैक्ट करते हैं, मर्डर करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को लूट लेते हैं, बहुत सारी वेल्थ दिल्ली की। जो माना जाता है कि इस टाइम तैमूर की लूटी हुई दिल्ली कम से कम कहते हैं कि 150 साल तक उबर नहीं पाते, क्योंकि सब कुछ ही ख़त्म कर देते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं, मस्जिद मकबरे सब जला देते हैं, यहाँ पे डिवास्टेटेड कर देते हैं पूरी सिटी को। ही विड्रू फ्रॉम इंडिया 1399 में ये निकलते हैं और अपना ही इज इन्वेजन डिलीवर्ड अ डेथ ब्लो टू तुगलक। यहाँ पे उनका इन्वेजन, उनका आना पूरा मतलब तुगलक डायनेस्टी की कमर तोड़ देना, पैर हड्डी सब तोड़ देना। उसके बाद में आते हैं दौलत खां, ये डिफीटेड बाय खिज़र खां, जो अब यहाँ पे इनको खिज़र खान डिफीट कर देते हैं और जो यहाँ पे लेड फाउंडेशन ऑफ सैयद डायनेस्टी, जो यहाँ पे सैयद डायनेस्टी का रूल उसके बाद में शुरू होता है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में अबाउट सैयद डायनेस्टी, छोटी सी डायनेस्टी, उसके बाद में लोधी डायनेस्टी और फिर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट लेसन के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।